नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा डिलीवरी बॉय एक रात में अपनी जिंदगी कैसे खो सकता है? एक ऐसा ऑर्डर जो कभी कैंसिल नहीं होता, एक ऐसा घर जहां जाने वाला वापस पहले जैसा नहीं लौटता, और एक ऐसी आत्मा जो हर नए डिलीवरी वाले का इंतजार करती है। मैं हूं वो इंसान जो उस घर से जिंदा लौटा, लेकिन कुछ छोड़ आया और कुछ अपने साथ ले आया। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई, डिलीवरी बॉय की डरावनी दास्तान, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल डर की दास्तान पर। अगर हिम्मत है तो अंत तक सुनना, क्योंकि ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। मेरा नाम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज भी जब लोग मुझे देखते हैं तो बस इतना कहते हैं, अरे ये वही लड़का है ना। और मैं चुपचाप मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि अगर मैंने सच बता दिया तो शायद कोई भी मेरी जगह नहीं लेना चाहेगा। ये कहानी उस वक्त की है जब मैं एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। दिन में तो सब ठीक रहता था, लेकिन असली परेशानी शुरू होती थी रात के बाद। रात 10 बजे के बाद, जब शहर की सड़कें सूनी होने लगती थीं, जब दुकानों के शटर गिर जाते थे और जब मोबाइल पर आने वाला हर नया ऑर्डर दिल की धड़कन बढ़ा देता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहली कॉल। उस रात लगभग 11:47 का वक्त था। मैं अपनी बाइक पर बैठा एक चाय की दुकान के पास खड़ा था। दिन भर की थकान शरीर में उतर चुकी थी। फोन जेब में रखा था और मैं सोच रहा था, बस एक आखिरी ऑर्डर आ जाए फिर घर। तभी ट्रिन ट्रिन मोबाइल बजा। मैंने बिना देखे स्क्रीन टैप कर दी। नया ऑर्डर। लोकेशन पुराना रेलवे क्वार्टर, ब्लॉक सी। मैं ठिठक गया। ये शहर के सबसे पुराने इलाकों में से एक थी, जहां ज्यादातर मकान खाली पड़े थे। कुछ टूट चुके थे, कुछ में अजीब से लोग रहते थे, और कुछ के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता। मन का डर। मैंने लोकेशन जूम करके देखी। ब्लॉक सी, मकान नंबर 13। 13। अजीब संयोग। मेरे अंदर से एक आवाज आई, रहने दे, कैंसिल कर दे। लेकिन फिर दूसरी आवाज बोली, पैसे चाहिए ना, डरपोक मत बन। मैंने गहरी सांस ली। चल, आखिरी ऑर्डर ही है, और बाइक स्टार्ट कर दी। सुनसान रास्ता। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, शहर पीछे छूटता गया। रोशनी कम होती गई। स्ट्रीट लाइट या तो टूटी थीं या झपक झपक कर रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, और सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि बाइक की आवाज भी डराने लगी। मैंने हेलमेट के अंदर बुदबुदाया, बस पहुंच जा जल्दी। पुराना रेलवे क्वार्टर। करीब 20 मिनट बाद मैं वहां पहुंचा। सामने था एक जर्जर कॉलोनी, टूटी दीवारें, उखड़ा प्लास्टर, झूलते बिजली के तार, और हर तरफ अंधेरा। मेरी बाइक की हेडलाइट ही इकलौती रोशनी थी। मैंने बोर्ड पढ़ा, ब्लॉक सी। दिल जोर से धड़का। मकान नंबर 13। थोड़ा आगे गया, एक गली में मुड़ा और सामने दिखा मकान नंबर 13। 2 मंजिला पुराना मकान, खिड़कियां बंद, दरवाजा आधा टूटा। ऊपर की बालकनी से काली चादर लटक रही थी, या शायद वो चादर नहीं थी। मैंने आंखें मली, फिर देखा, हाँ, चादर ही थी, लेकिन हिल क्यों रही थी, जबकि हवा तो चल ही नहीं रही थी। कॉल करने की कोशिश। मैंने फोन निकाला, कस्टमर का नंबर लगाया, स्विच ऑफ। फिर लगाया, स्विच ऑफ। अब पसीना आने लगा। यार ये क्या है? मैंने जोर से आवाज दी, डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। फिर से बोला, कोई है? तभी ऊपर से एक धीमी आवाज आई, आजा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज न मर्द की थी न औरत की, कुछ अजीब सी थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अंदर जाने का फैसला। मेरे पैर पीछे हटना चाहते थे, लेकिन फिर मोबाइल देखा। ऑर्डर अभी एक्टिव था, कैंसिल किया तो पैसे कटते। मैंने खुद को समझाया, बस खाना देके निकल जाना है, और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों का सफर। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं। हर कदम पर कटक कटक आवाज आती, जैसे कोई अंदर से कराह रहा हो। मेरी टॉर्च आगे रास्ता दिखा रही थी, लेकिन रोशनी जितनी आगे जाती, अंधेरा उतना ही गाढ़ा लगता। बीच में एक जगह में फिसलते फिसलते बचा। नीचे देखा, फर्श पर कुछ चिपचिपा था, लाल रंग का। खून? नहीं। मैंने सूंघा, सड़ा हुआ तेल, लेकिन उसमें अजीब सी मीठी बदबू थी। ऊपर का कमरा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मैं रुक गया। सामने एक दरवाजा था, आधा खुला हुआ।
अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी, जैसे कोई बल्ब जल रहा हो। लेकिन पूरी बिल्डिंग में बिजली ही नहीं थी, तो ये रोशनी कहाँ से? मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके आवाज दी, आपका ऑर्डर? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खर्र खर्र जैसी आवाज, जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। अंदर की झलक। मैंने धीरे से दरवाजा और खोला और झांका। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी सांस रुक गई। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ बीच में एक पुरानी कुर्सी। उस पर बैठा था एक आदमी, पीठ मेरी तरफ, बाल बहुत लंबे, पूरे शरीर पर गंदे कपड़े, और जमीन पर चारों तरफ डिलीवरी के खाली डिब्बे, सैकड़ों, हर कंपनी के, जैसे सालों से यहां खाना आता रहा हो, लेकिन यहां कोई रहता ही नहीं था। तो फिर अजीब हरकत। मैंने धीरे से कहा, सर आपका खाना? वो आदमी हिला, धीरे धीरे गर्दन घुमाई, और तब मैंने उसका चेहरा देखा। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी सफेद, जैसे उनमें पुतली ही ना हो, और होंठ लगातार हिल रहे थे, कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने ध्यान से सुना, भूखा हूं बहुत सालों से। मेरे हाथ से बैग गिरते गिरते बचा। मैं पीछे हटने लगा। सर आप। वो अचानक खड़ा हो गया। उसकी लंबाई लगभग 7 फीट, और उसकी परछाई दीवार पर उल्टी पड़ रही थी, जैसे लाइट नीचे से आ रही हो। उसने धीमे से कहा, तू देर से आया, और फिर उसने उंगली से इशारा किया मेरी तरफ। अब तू ही खाना है। भागने की कोशिश। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं पलटा और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। वहां सिर्फ दीवार थी, सादा दीवार, जैसे कभी सीढ़ियां थी ही नहीं। मैं घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? पीछे से उसके कदमों की आवाज आई, धप धप धप, भारी, धीमी, लेकिन पास आती हुई। आईने का रहस्य। मैं इधर उधर भागा। एक दरवाजा दिखा, खोल दिया। अंदर एक छोटा सा कमरा, और सामने एक बड़ा सा टूटा हुआ आईना। मैंने उसमें देखा और चीख निकलते निकलते रह गई। आईने में मैं नहीं था, मेरी जगह वो आदमी खड़ा था, मेरे चेहरे के साथ। सफेद आंखें, जले हुए गाल, और मुस्कान। पीछे से उसकी आवाज आई, अब मेरी बारी खत्म, तेरी शुरू। होश उड़ जाना। मेरे सिर में तेज दर्द हुआ, सब घूमने लगा। कान में आवाज गूंजने लगी, डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी। और फिर सब अंधेरा। जब मुझे होश आया, मैं सड़क पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। मेरी बाइक पास में थी। फोन में नोटिफिकेशन, एक्स ऑर्डर डिलीवर्ड। लेकिन मेरे हाथ पर जले हुए निशान थे, उसी आदमी जैसे। और तब मुझे समझ आया, मैं अभी बचा हूं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहले जो महसूस हुआ वो था तेज धूप का उजाला और सिर में हथौड़े जैसी दर्द। मैं सड़क किनारे पड़ा था। लोग मेरे चारों तरफ खड़े थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई पूछ रहा था, भाई ठीक हो, कैसे गिर गए? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी जुबान सूख चुकी थी। आंखों के सामने अभी भी वो सफेद आंखें घूम रही थीं। अस्पताल का सच। मुझे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, भाई बहुत ज्यादा डर और थकान से बेहोश हो गए थे। मैं हंसना चाहता था। डर? अगर इन्हें पता होता मैंने क्या देखा है तो ये खुद भाग जाते। मेरे हाथ पर पड़े जले हुए निशान देखकर डॉक्टर भी चुप हो गया। ये कैसे हुआ? मैंने बस कहा, एक्सीडेंट। झूठ, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं थी। घर वापसी। शाम तक छुट्टी मिल गई। मैं घर लौटा। माँ ने मुझे देखकर माथा छू लिया। इतना पीला क्यों लग रहा है? मैंने कहा, थोड़ा काम ज्यादा हो गया था। लेकिन असल में मैं अंदर से टूट चुका था। नींद और साए। उस रात मैं जल्दी सो गया, या यूं कहूं सोने की कोशिश की। जैसे ही आंख बंद करता वो चेहरा सामने आ जाता, अब तू ही खाना है। मैं पसीने से भीग कर उठ जाता और हर बार कमरे के कोने में एक काली परछाई दिखती जो धीरे धीरे गायब हो जाती। अखबार की खबर। तीसरे दिन मैं बाहर निकला, पास की चाय की दुकान पर बैठा, अखबार उठाया और तभी मेरी नज़र एक छोटी सी खबर पर पड़ी। पुराना रेलवे क्वार्टर, फिर हादसा। मैंने पढ़ना शुरू किया। खबर, बीती रात ब्लॉक सी मकान नंबर 13 के पास एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मकान पिछले 12 सालों से बंद है। यहाँ पहले एक डिलीवरी एजेंट की रहस्यमयी मौत हुई थी।
अब तक वहां जाने वाले कई लोग या तो गायब हो चुके हैं या मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। 12 साल पहले डिलीवरी एजेंट, बूढ़े का खुलासा। तभी पास बैठे एक बूढ़े ने कहा, तू वही है ना जो वहां से बच गया? मैं चौंक गया। कहाँ से? वो धीरे से बोला, मकान नंबर 13 से। मैं सन्न रह गया। आपको कैसे पता? वो चाय का घूंट लेकर बोला, क्योंकि जो वहां जाता है वो दोबारा पहले जैसा नहीं रहता। डरावनी कहानी। मैंने उससे सब बता दिया। वो ध्यान से सुनता रहा। फिर बोला, 12 साल पहले वहां रमेश नाम का लड़का रहता था। वो भी डिलीवरी करता था, रात दिन काम करता। एक दिन उसे वही मकान अलॉट हुआ, लेकिन उस मकान में पहले ही एक भयानक आत्मा रहती थी। असली हादसा। रमेश को रोज रात को अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कोई उसे बुलाता, ऊपर आ, ऊपर आ। वो डरता नहीं था। एक रात वो ऊपर गया और फिर बूढ़ा चुप हो गया। फिर क्या? मैंने पूछा। उसकी आंखें लाल हो गईं। फिर सुबह सिर्फ उसकी लाश मिली, जली हुई, आंखें सफेद और होंठ हिलते हुए। भूखा हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही शब्द थे, जुड़ता सच। उसके बाद बूढ़ा बोला, हर कुछ साल में कोई नया डिलीवरी वाला आता है। वो आत्मा खुद को जिंदा रखने के लिए किसी नए शरीर की तलाश करती है। तू बच गया क्योंकि तू बेहोश हो गया, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी। डरावना मैसेज। मैं घर लौटा। दिमाग घूम रहा था। तभी मोबाइल में मैसेज आया, अनजान नंबर से। कल रात का खाना अधूरा रह गया, आज फिर आएगा। नीचे लोकेशन थी, ब्लॉक सी, हाउस 13। मेरे हाथ से फोन गिर गया। अब यकीन हो गया था, वो अभी जिंदा है, या यूं कहूं मरा हुआ होकर भी मेरे पीछे है, और वो मुझे दोबारा बुला रहा है। इस बार भागने का मौका नहीं होगा। फोन जमीन पर गिर चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो मैसेज बार बार दिमाग में गूंज रहा था। कल रात का खाना अधूरा रह गया, आज फिर आएगा। मैंने स्क्रीन दोबारा देखी। नंबर प्राइवेट था। कोई डीपी नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ अंधेरा। डर और गुस्सा। पहले तो मैं डर गया, फिर गुस्सा आया। बस बहुत हो गया, अब डर कर नहीं जीऊंगा। मैंने उसी नंबर पर कॉल किया। रिंग रिंग। फिर कॉल उठ गई, लेकिन उधर से कोई बोला नहीं, सिर्फ धीमी सांसों की आवाज, और फिर वही फुसफुसाहट, आजा आजा। मैंने फोन पटक दिया। मुझे समझ आ गया, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सीधे उसी चाय की दुकान पर गया। वो बूढ़ा वहीं बैठा था। बाबा, मेरी मदद करो। मैंने उसे फोन दिखाया। वो गंभीर हो गया। इसका मतलब उसने तुझे चुन लिया है। अब या तो तू उसका हिस्सा बनेगा या फिर उसे खत्म करेगा। तांत्रिक का नाम। मैं घबरा कर बोला, खत्म कैसे? बूढ़ा बोला, एक ही तरीका है, पंडित कालूराम। वो इन सब चीजों का जानकार है। शहर से बाहर पहाड़ी के पास रहता है, लेकिन वहां जाना आसान नहीं। रात का सफर। शाम होते ही हम निकल पड़े। उसकी पुरानी साइकिल और मेरी बाइक। रास्ता जंगल के पास से जाता था। चारों तरफ सन्नाटा, झींगुरों की आवाज, और बीच बीच में ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा है। मैंने कई बार मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर भी ठंड लग रही थी। पंडित कालूराम। करीब रात 9 बजे हम एक झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर दिया जल रहा था। बाहर नींबू मिर्च लटकी हुई थी। धूप की गंध आ रही थी। बूढ़े ने धीरे से आवाज दी, महाराज। अंदर से भारी आवाज आई, आ जाओ। हम अंदर गए। कालूराम ने मेरी तरफ देखा और तुरंत बोला, तेरे ऊपर साया है, बहुत पुराना, बहुत भूखा, बहुत गुस्सैल। मैं सन्न रह गया। क्या वो रमेश है? वो बोला, अब वो रमेश नहीं रहा। वो भोगी आत्मा बन चुका है, जो हर कुछ साल में किसी नए शरीर में घुसती है। खतरनाक योजना। इसे खत्म करने के लिए कालूराम बोला, तुझे उसी घर में जाना होगा, अमावस्या की रात। उसके सामने सच लाना होगा और उसका अधूरा काम पूरा करना होगा। मैं चिल्ला उठा, पागल हो क्या? मैं मर जाऊंगा। वो शांत बोला, या तो अभी मरेगा
या धीरे धीरे हर दिन? तावीज़ और चेतावनी। उसने मुझे एक काला धागा दिया और एक तांबे का तावीज़। इसे पहन, ये तुझे थोड़ी देर बचाएगा, लेकिन अंदर जाकर डर दिखाया तो सब खत्म। अमावस्या की रात। 2 दिन बाद अमावस्या थी। आसमान पूरा काला, चांद गायब, हवा अजीब सी भारी। रात 12 बजे मेरा फोन बजा। मैसेज, तैयार है, आज फैसला होगा। लोकेशन वही, ब्लॉक सी, हाउस 13। मैंने तावीज़ पकड़ा और बाइक स्टार्ट कर दी। वापसी उसी जगह। जब मैं वहां पहुंचा, पूरा इलाका वीरान था। इस बार घर के अंदर हल्की रोशनी थी और दरवाजा खुला हुआ, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। मैंने कदम बढ़ाया और मन में बस एक ही बात, आज या तो मैं बचूंगा या हमेशा के लिए वहीं रह जाऊंगा। उस रात हवा में कुछ अलग था, जैसे पूरा शहर सांस रोककर बैठा हो। मेरी बाइक की आवाज भी उस सन्नाटे में चुभ रही थी। रास्ते भर मुझे ऐसा लग रहा था कोई पीछे बैठा है। कई बार मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी पीठ ठंडी होती जा रही थी। फिर वही मकान। रात के ठीक 12:27 पर मैं ब्लॉक सी पहुंच गया। मकान नंबर 13 अंधेरे में भी साफ दिख रहा था। इस बार वो और डरावना लग रहा था। दरवाजा पूरा खुला था। अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने दिया नहीं, खून जला रखा हो। तावीज़ की गर्मी। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरे गले में पड़ा तावीज़ जलने लगा। गर्म, बहुत गर्म। मैं समझ गया वो पास है, बहुत पास। बदला हुआ घर। पहली बार जब आया था, घर टूटा फूटा था, लेकिन अब सब अलग था। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे। बेस्ट डिलीवरी बॉय रमेश, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। फटी हुई तस्वीरें, हर जगह रमेश की फोटो, मुस्कुराता हुआ, जिंदा। आवाज़ों का जाल। तभी चारों तरफ से आवाज़ें आने लगीं। भाई, जल्दी पहुंचाकर। सर, ऑर्डर ले लो। लेट क्यों हो गया? ये सब मेरे पुराने कस्टमर की आवाज़ें थीं। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें अंदर घुस रही थीं, सीधे दिमाग में। वो आईना फिर से। मैं ऊपर पहुंचा। वही कमरा, वही टूटी कुर्सी और वही बड़ा आईना। लेकिन अब आईना साफ था। उसमें मैं दिख रहा था, पीला, डरा हुआ। और अचानक मेरे पीछे कोई खड़ा हो गया। असली रूप। मैं धीरे धीरे मुड़ा और जो देखा वो इंसान नहीं था। रमेश का शरीर, लेकिन चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें पूरी लाल, मुंह से काला धुआं निकल रहा था। उसकी पसलियों बाहर दिख रही थीं, जैसे चमड़ी ही ना हो। वो बोला, तो वापस आ गया, अच्छा किया, अब मैं पूरा हो जाऊंगा। अधूरी कहानी। मैं कांपते हुए बोला, तू तू क्यों फंसा है यहां? वो हंसा। हंसी नहीं, हड्डियों के टकराने की आवाज। क्योंकि मैंने गलती की। मैंने भूख में एक गलत डिलीवरी कर दी। खतरनाक सच। उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना बॉक्स रखा था, खून से सना हुआ। उस रात मुझे एक ऑर्डर मिला, इसी घर में। मैं अंदर आया और यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ वो बॉक्स। मैंने खोल दिया। उसमें था एक तांत्रिक बलि का सिर, जिंदा शक्ति से भरा। मैं डर गया, लेकिन लालच। मैंने उसे छुआ और वही मेरी गलती थी। उस शक्ति ने मुझे बांध लिया। कब्जे की शुरुआत। धीरे धीरे मैं मर गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं यहीं अटक गया। हर नए डिलीवरी वाले में घुसने की कोशिश करता रहा ताकि मुक्त हो सकूं। मेरी बारी। वो मेरी तरफ बढ़ा, हर कदम पर फर्श चलने लगा। अब तू मेरी आखिरी डिलीवरी है। तेरे शरीर में मैं पूरा हो जाऊंगा। मेरे तावीज़ से धुआं निकलने लगा। मैं पीछे हटा, दीवार से टकरा गया। भागने का रास्ता बंद। मंत्र की शुरुआत। तभी मुझे याद आया, कालू राम ने जो मंत्र सिखाया था। मैं कांपती आवाज में बुदबुदाया, ओम क्लीम कपालेश्वराय नमः।
ओम क्लीम कपालेश्वराय नमः। कमरा हिलने लगा, हवा तेज हो गई। रमेश चीखा, नहीं, रोक। पहली टक्कर। उसका शरीर जलने लगा, काला धुआं चारों तरफ फैल गया, लेकिन वो अब भी मेरी तरफ बढ़ रहा था। और तभी लाइट चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और मेरे कान में फिर वही आवाज आई, अब तेरा समय। जैसे ही लाइट गई, पूरा घर कब्रिस्तान बन गया। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, सिर्फ मेरी तेज सांसें और दिल की धड़कन, धक धक धक, इतनी तेज कि लग रहा था अभी बाहर आ जाएगी। फुसफुसाहटें, अंधेरे में आवाजें फिर शुरू हो गईं। भाग नहीं पाएगा, यहीं रहेगा हमेशा। ये आवाजें चारों तरफ से आ रही थीं, कभी कान के पास, कभी पीछे से, कभी सिर के अंदर। तावीज़ की आखिरी ताकत। मेरे गले का तावीज़ अब लाल हो चुका था, जैसे अंदर आग जल रही हो। मैंने उसे पकड़ लिया और जोर से मंत्र दोहराया, ओम क्लीम कपालेश्वराय नमः, ओम क्लीम कपालेश्वराय नमः। कमरा हिलने लगा, हवा तेज हो गई। रमेश चीखा, नहीं, रोक। भयानक रूप। उस रोशनी में मैंने उसे फिर देखा। अब वो रमेश नहीं था, एक काली परछाई जिसके अंदर सैकड़ों चेहरे घूम रहे थे, सब डिलीवरी बॉय के। सबकी आंखें सफ़ेद, सबकी जुबान कटी हुई। मेरी चीख निकल गई। आत्माओं का बंधन। वो गुर्राया, हम सब यहाँ हैं, तू भी आएगा हमारे साथ। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ नहीं, काली धुएं की लकीर थी जो मेरी छाती में घुसने लगी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा। यादों का हमला। अचानक मेरे दिमाग में अजीब तस्वीरें चलने लगीं। मेरी माँ, मेरा बचपन, मेरी पहली नौकरी, मेरी हंसी, जैसे कोई मेरी जिंदगी चूस रहा हो। मैं चिल्लाया, नहीं, ये मेरी है। आखिरी दांव। तभी मुझे याद आया, कालू राम ने कहा था कि अगर वो अंदर घुसने लगे तो अपने खून से तावीज़ को भिगो देना। मेरे पास चाकू नहीं था। मैंने दांत से उंगली काट ली, खून बह निकला। मैंने तावीज़ पर लगाया। विस्फोट। जैसे ही खून लगा, तावीज़ फट पड़ा। तेज रोशनी, कान फाड़ देने वाली आवाज। पूरा घर कांप उठा, दीवारों में दरारें पड़ गईं। रमेश चीखा, आ आ। उसका शरीर टुकड़ों में बिखरने लगा। आत्माओं की मुक्ति। काली परछाई से एक एक करके चेहरे निकलने लगे। सब रो रहे थे, फिर मुस्कुराए और रोशनी में बदलकर हवा में घुल गए। कमरा शांत होने लगा। अधूरा अंत। मैं जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने में दिक्कत, आंखें बंद होने लगीं। सब खत्म हो गया। या तभी पीछे से धीमी आवाज आई, अभी नहीं। मैंने गर्दन घुमाई। आईने में अब भी एक चेहरा था, रमेश का, लेकिन मुस्कुरा रहा था। मैं अभी जिंदा हूं, थोड़ा सा, तेरे अंदर। मेरी चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। मैं फिर सड़क पर था, वही जगह, वही मकान, लेकिन अब मकान नंबर 13 पूरी तरह जला हुआ था, राख में बदल चुका था। पर मेरे सीने में अब भी जलन थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। जब मेरी आंख खुली तो इस बार मैं अस्पताल में था। सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की गंध और मशीनों की बीप बीप आवाज़। मेरे हाथ में ड्रिप लगी थी, सर भारी था, सीना जल रहा था, जैसे अंदर आग सुलग रही हो। डॉक्टर की चिंता। एक डॉक्टर आया, उसने मेरी रिपोर्ट देखी और माथा सिकोड़ लिया। तुम्हारी बॉडी नॉर्मल नहीं है। मैं घबरा गया। मतलब? वो बोला, तुम्हारा टेम्परेचर कभी बहुत बढ़ जाता है, कभी बहुत गिर जाता है, जैसे दो शरीर एक में हों। मेरे कानों में शब्द गूंज गए, दो शरीर एक में। पहली निशानी। रात को मैं अकेला था, कमरे में अंधेरा, बस खिड़की से आती चांदनी। तभी मेरे सीने में दर्द उठा, बहुत तेज। मैं कराह उठा और तभी मेरे मुंह से अपने आप आवाज निकली, भूखा हूं। मैं सन्न रह गया। ये मेरी आवाज नहीं थी, आईने का सच। मैं बाथरूम गया, आईने में देखा। पहले तो सब ठीक था, फिर मेरी आंखें पल भर के लिए सफ़ेद हो गईं और चेहरे पर वही मुस्कान आ गई, रमेश वाली। मैंने आईना तोड़ दिया, शीशा बिखर गया। मेरे हाथ से खून बहने लगा, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ। कालू राम को फ़ोन। डर के मारे मैंने तुरंत कालू राम को कॉल किया। महाराज, वो मरा नहीं, वो मेरे अंदर है। उधर कुछ देर चुप्पी रही,
फिर वो बोला, मुझे पता था। भोगी आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं होती, उसका एक अंश हमेशा बच जाता है। खतरनाक सच्चाई। अब वो धीरे धीरे तेरे शरीर पर कब्जा करेगा, तेरी यादें, तेरा स्वभाव सब मिटाता जाएगा, और एक दिन तू नहीं रहेगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो उपाय? वो बोला, एक आखिरी तरीका है, पूर्ण मुक्ति यज्ञ। शमशान में होगा अगली अमावस्या को। अगर तू बच गया तो आज़ाद हो जाएगा, नहीं तो। वो चुप हो गया। बदलता व्यवहार। घर आकर मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मुझे बिना वजह गुस्सा आने लगा। रात को भूख नहीं लगती थी, लेकिन सुबह 3 बजे अचानक बहुत ज्यादा भूख लगती। कच्चा मांस देखकर मुंह में पानी आने लगता। मैं डर जाता, ये मैं नहीं हूं। काली परछाई। एक रात मैं उठा और देखा मेरी परछाई दीवार पर मेरी तरह नहीं चल रही थी, वो अलग हिल रही थी। मेरी तरफ मुड़कर बोली, छोड़ दे, मुझे अपना शरीर दे दे, तुझे आराम मिलेगा। मैं कान बंद कर लिया। नहीं, मैं नहीं दूंगा। माँ का शक। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू बदला बदला सा लग रहा है, आंखें डरावनी हो गई हैं। मैं चुप रहा। क्या बताता कि उसका बेटा धीरे धीरे मर रहा है। समय कम। कालूराम का मैसेज आया, अमावस्या आने वाली है, सिर्फ 3 दिन है, तैयार रह। मेरे हाथ कांप गए। 3 दिन, या तो जिंदगी या हमेशा का अंधेरा। अमावस्या की रात आ गई। आसमान पूरा काला था, न चांद न तारे, जैसे ऊपर भी सब मर चुका हो। रात के ठीक 12 बजे कालूराम का फोन आया, अब निकल। आखिरी सफर। मैं बाइक लेकर शमशान की तरफ चला। रास्ते में हवा उल्टी चल रही थी, पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे, और मुझे बार बार लग रहा था कोई पीछे बैठा है। मेरे कान के पास फुसफुसाहट, मत जा, रुक जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं दांत भींच कर बोला, चुप रह। शमशान का माहौल। शमशान के बाहर ही सांस भारी हो गई। धुएं की गंध, अधजली लकड़ियां, कुत्तों की रोने जैसी आवाज, और दूर जलती चिता। कालूराम पहले से वहां था, सफेद कपड़े में, माथे पर भस्म, आंखें बंद, मंत्र जपता हुआ। यज्ञ की तैयारी। उसने जमीन पर लाल सिंदूर से घेरा बनाया, बीच में हवन कुंड, चारों तरफ नींबू, काले धागे, नारियल और एक पुरानी किताब। उसकी आवाज भारी थी, अब जो भी हो, डरना मत। जैसे ही मैं घेरे में बैठा, मेरे शरीर में झटके शुरू हो गए। हाथ अपने आप मुड़ने लगे, मुंह से आवाज निकली, छोड़ इसे, ये मेरा है। कालूराम चिल्लाया, मंत्र बोल। भयानक रस्म। उसने हवन में कुछ डाला, आग नीली हो गई, हवा तेज, पेड़ झुक गए। मेरे अंदर से चीख निकली, आह! मुझे लगा कोई सीने से कुछ खींच रहा है। रमेश का प्रकट होना। अचानक मेरे सामने धुएं से रमेश का चेहरा बना, खूनी आंखें, टूटा जबड़ा। वो गुर्राया, मुझे नहीं जाने देगा, या तो मैं रहूंगा या ये मरेगा। बलि की मांग। कालूराम का चेहरा पीला पड़ गया। वो फुसफुसाया, ये बलि मांग रहा है, किसी अपने की। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसकी? वो बोला, तेरी मां की। मेरी चीख निकल गई, नहीं, कभी नहीं। आखिरी फैसला। रमेश हंसा, तो फिर तू जाएगा मेरे साथ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मां का चेहरा दिखा, उसकी ममता, उसकी दुआएं। मैं रो पड़ा, मुझे ले जा, पर उसे छोड़ दे। चमत्कार। तभी मेरे सीने से तेज रोशनी निकली, तावीज फिर चमक उठा अपने आप। कालूराम चिल्लाया, तेरी आत्मा मजबूत है, इसे रोक रही है। मैंने पूरी ताकत से बोला, मैं जिंदा रहूंगा और तुझे खत्म करूंगा। आत्मा का नाश। मैंने दोनों हाथ फैलाए, मंत्र दोहराया, ओम क्लीम कपालेश्वराय नमः 3 बार। तेज हवा चली, आग भड़क उठी। रमेश चीखा, उसका चेहरा टूटने लगा, धुएं में बदल गया, और फिर खामोशी, बेहोशी। जब होश आया, सुबह थी, शमशान खाली। कालूराम पास बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बच गया बेटा, अब वो नहीं है। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी डर था। जब मेरी आंख खुली तो इस बार मैं अपने घर में था, अपने बिस्तर पर। सामने माँ बैठी थी, हाथ में पूजा की थाली, आंखों में आंसू। भगवान का लाख लाख शुक्र है। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं सच में बच गया था, या ऐसा लग रहा था। अगले कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक रहा। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई डरावना सपना नहीं। मैं फिर से काम पर जाने लगा, लेकिन अब रात की डिलीवरी नहीं करता था, सिर्फ दिन में। धीरे धीरे मुझे लगने लगा सब खत्म हो गया। रमेश चला गया, मैं आज़ाद हूं। मैं हंसने लगा, दोस्तों के साथ बैठने लगा। माँ भी खुश थी। एक दिन
फोन में नोटिफिकेशन आया, हाई पेइंग ऑर्डर अवेलेबल। रात 11:59। लोकेशन नहीं दिख रही थी, बस लिखा था स्पेशल डिलीवरी। पैसे बहुत ज्यादा थे। मेरे हाथ रुक गए, दिल तेज धड़का। नहीं, अब नहीं। मैंने फोन बंद कर दिया। उस रात मैंने सपना देखा, मैं फिर उसी मकान में हूं, ब्लॉक सी, मकान नंबर 13। दरवाजा खुला, अंदर अंधेरा, और पीछे से आवाज, लौट आ। मैं चीख कर उठा, पसीने से भीगा हुआ। मां दौड़ कर आई, क्या हुआ? मैंने झूठ कहा, बुरा सपना। सुबह मैं शीशे के सामने खड़ा था, दाढ़ी बना रहा था, सब ठीक। फिर अचानक आईने में मेरी आंखें एक पल के लिए सफेद हो गईं। बस एक पल, लेकिन मैं देख चुका था। रेशे रेशे में डर दौड़ गया। उसी दिन कालू राम का फोन आया। उसकी आवाज थकी हुई थी। बेटा, एक बात कहनी है। मैं घबरा गया। क्या हुआ महाराज? वो बोला, रस्म पूरी हुई थी, लेकिन कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती। उनका एक बीज बच जाता है। मेरे हाथ कांप गए। मतलब वो धीरे बोला, अगर तू जरा भी कमजोर पड़ा, डरा या लालच में आया, तो वो बीज फिर जाग सकता है, और इस बार कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी सांस अटक गई। उस रात मैं देर तक जागता रहा, छत को देखता रहा, सोचता रहा, क्या सच में मैं आजाद हूं या बस एक और मौका मिला है? अब मैं जान चुका था, डर से भागने से कुछ खत्म नहीं होता, उसका सामना करना पड़ता है। मैंने तय किया, अब मैं गलत रास्ते नहीं चलूंगा, लालच नहीं करूंगा, रात की डिलीवरी नहीं, अकेली जगह नहीं, और सबसे जरूरी, अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक 1 महीने बाद रात 12 बजे मेरा फोन फिर बजा। अनजान नंबर। मैसेज, तू मजबूत है, लेकिन कब तक? नीचे एक स्माइली थी। मैंने फोन बंद किया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, जब तक सांस है तब तक लड़ूंगा। उस रात मैं देर तक सो नहीं पाया। फोन का वो मैसेज बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। तू मजबूत है, लेकिन कब तक? मैं समझ गया था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं बिस्तर पर लेटा था, मां दूसरे कमरे में सो रही थी। मैं हर छोटी आवाज पर चौंक जाता। पंखे की चर्र-चर्र, खिड़की की खटखट, सब डरावना लगने लगा। और तभी मेरे अंदर से हल्की आवाज आई, थक गया है ना, अब आराम कर। नहीं, तू वापस नहीं आएगा। अगली रात मोबाइल फिर बजा। डिलीवरी ऐप, वही स्पेशल डिलीवरी। रात 12:13। इस बार लोकेशन दिख रही थी, ब्लॉक सी, हाउस 13। मेरे हाथ सुन्न हो गए। वो जगह तो जल चुकी थी, वहां कुछ बचा ही नहीं था। फिर ये ऑर्डर कैसे? मैंने मां को देखा, वो चैन से सो रही थी। मैंने माथे पर हाथ रखा और मन में कसम खाई, आज इसे हमेशा के लिए खत्म करूंगा। मैंने तावीज गले में डाला जो मैंने संभाल कर रखा था, और बाइक स्टार्ट की। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां राख थी वहां फिर से घर खड़ा था। मकान नंबर 13, पूरा जैसे कभी जला ही न हो। खिड़की में हल्की रोशनी, दरवाजा खुला। मैं अंदर गया। इस बार डर नहीं था, बस गुस्सा था। कमरे में वही आईना था, लेकिन अब उसमें सिर्फ मैं था, कोई परछाई नहीं, कोई रमेश नहीं। तभी आईने में लिखावट उभरी, मैं तू ही हूं। मैं समझ गया, रमेश अब बाहर नहीं था, वो मेरी कमजोरी बन चुका था, मेरा डर, मेरा लालच, मेरा अंधेरा। आवाज गूंजी, जब तू डरा मैं जिंदा रहा, जब तू लालची हुआ मैं बढ़ा। मैं कोई भूत नहीं, मैं तेरा अंधेरा हूं। मेरी आंखें भर आईं। तो फिर खत्म कैसे करूं? कमरे की दीवारें गायब हो गईं। मैं अपने ही दिमाग में खड़ा था। चारों तरफ मेरी गलतियां, मेरे डर, मेरी यादें, सब घूम रहे थे। मैं चिल्लाया, मैं कमजोर हूं, लेकिन भागता नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा। मैंने आंख बंद की, मां का चेहरा याद किया, उसका भरोसा, उसकी दुआ, और पूरे दिल से बोला, मैं खुद को माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। तभी तेज रोशनी फैली, घर टूटने लगा, आईना चकनाचूर हो गया, और आवाज आई, आज तू जीत गया। जब मैंने आंख खोली तो मैं खाली मैदान में खड़ा था। जहां पहले मकान था, अब सिर्फ मिट्टी थी। सूरज उग रहा था, नई रोशनी, नई शुरुआत। आज मैं डिलीवरी का काम छोड़ चुका हूं, एक छोटी सी दुकान खोल ली है। मां मेरे साथ रहती है, शांति है, सुकून है, और हां, डर अब भी है, लेकिन वो मुझे कंट्रोल नहीं करता। दोस्त, अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो याद रखना, असली भूत बाहर नहीं होते, वो हमारे अंदर होते हैं। डर, लालच, कमजोरी, जो उनसे लड़ गया वही जिंदा रहा, और मैं अब भी जिंदा हूं।
कहानी समाप्त। एक डिलीवरी बॉय, एक डरावना सच और एक ऐसी लड़ाई जो इंसान ने खुद से लड़ी। उस घर की दीवारें गिर गईं, आत्मा मिट गई, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या डर सच में खत्म हो जाता है या बस सो जाता है? मैं बच गया, मैं जिंदा हूं, लेकिन हर रात आज भी वो आवाज सुनाई देती है, तू मजबूत है, लेकिन कब तक? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल डर की दास्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सच्चाई के बहुत करीब होती है। मिलते हैं अगली डरावनी दास्तान में। तब तक के लिए सावधान रहिए और अंधेरे से दूर रहिए।